हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। हम पिछले पार्ट में क्लास 11 की बिजनेस स्टडी बुक का चैप्टर 2 कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको याद होगा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। फिर हमने आगे प्राइवेट सेक्टर के पार्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको भी हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है कि जो बिजनेस था कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, द बिजनेस कैरी आउट बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो बिजनेस होता है ये फैमिली के मेंबर के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली मेंबर की बात हो रही है कि जो हमारे फैमिली के मेंबर द्वारा जो बिजनेस चलाया जाए उसको क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो कि बिजनेस वो पूरी फैमिली इकट्ठे मिल के चलाती हैं, जैसे कि हमारे दादाजी हो गए, ताया जी हो गए, चाचा जी, सारे मिल के चलाते हैं। तो आगे क्या है, इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये किसके तहत चलता है बिजनेस, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में आता है। तो आगे क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको कहेंगे हम दया भागा, दूसरा क्या है मितकाशरा। तो ये क्या है, इसमें क्या आता है, ये एप्लीकेबल सिर्फ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या आते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल विद द पार्टनर, की जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं, जो फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं, वो दोनों पार्टनर हो सकते हैं दयाभागा में, और वेस्ट बंगाल में सिर्फ होता है। तो दूसरा क्या है मितकाशरा, इसमें क्या है, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में ये बिजनेस चलाया जाता है। इसमें ओनली मेल मेंबर इज अ पार्टनर, जो बिजनेस के पार्टनर होता है ओनली मेल मेंबर होता है। तो हमने पढ़ लिया, क्या सिंपल है कि जो बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कैसे किसके तहत आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आता है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दया भागा और मितकाशरा। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, दूसरा आपको वेस्ट बंगाल छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पहले वाले में मेल और फीमेल मेंबर दोनों चलाते हैं, सेकंड वाले में ओनली मेल मेंबर विद द पार्टनर। आगे क्या है, ये बिजनेस की 2 कंडीशन होती है चालू करना। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो चलाया जाता है, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशन है, आप 2 मेल मेंबर मस्ट बी इन द फैमिली, की फैमिली में 2 मेल मेंबर होना का बहुत ज़रूरी है, तब भी ये बिजनेस चल सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, एक्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं पुरानी पुश्तैनी ज़मीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया देखते हैं। कर्ता कौन होता है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कर्ता, की जो बिजनेस होता है, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस बाय द कर्ता। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कौन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कर्ता कौन होता है, सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, कि जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, जो भी फैमिली बिजनेस कर रही है, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा वो करता होगा। और वेस्ट बंगाल में पढ़ा था कि सीनियर मोस्ट मेंबर फीमेल भी हो सकती है, बट उसको वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो भी बिजनेस करेगा, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा वो करता होगा, वो सारे डिसीजन लेगा, वही मैनेज और कंट्रोल करेगा। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आगे करते हैं इसी का ही पार्ट। अब हम करेंगे इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। तो उससे करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें मेंबरशिप कैसे मिलती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो क्या है इसकी, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज द बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली, की जो फैमिली बिजनेस कर रही है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर उसमें आपने बर्थ ले लिया तो आप ऑलरेडी उसके मेंबर बन जाएंगे बिजनेस के पार्टनर्स को हम। तो को पार्टनर्स, तो द मेंबर ऑफ द बिजनेस, इसमें क्या मतलब कि हम जैसे कि बाकी बिजनेस में हम पार्टनर्स कहते हैं, जो हमारे मेंबर होते हैं, इसमें पार्टनर नहीं, इसमें को पार्टनर कहा जाएगा। तो मेन मेंबर जो होता है वो करता होता है, बाकी के जो को पार्टनर्स होंगे उनको हम को पार्टनर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, द मेंबर ऑफ द बिजनेस, बाकी जो मेंबर होंगे जो आपके को पार्टनर्स होंगे। तो ये था कि अगर हम उसी बिजनेस में पैदा होंगे तो हमें ऑलरेडी उस बिजनेस की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो इसका फीचर्स क्या है, हमने पीछे देखा कि 2 कंडीशन होती हैं
या 2 मेल मेंबर होने चाहिए फैमिली के लिए, और एक आपकी पुश्तैनी ज़मीन हो सकती है। जब ये दोनों चीज़ें कंडीशन होगी तो आप बिजनेस को चला सकते हैं। तो इसका पहला आ गया फॉर्मेशन कैसे होगी, ये 2 कंडीशन के तहत होगी कि आपके पास पुश्तैनी ज़मीन हो और साथ में 2 मेल मेंबर हों। तो आगे क्या लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी मतलब क्या, कितने लायबल है, कौन कितना लायबल होगा बिजनेस के लोन चुकाने के लिए, उधार चुकाने के लिए। जो करता है, जो मेन हेड ऑफ द बिजनेस होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो सारे डिसीजन लेगा, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जो बाकी को पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ओके, तो जैसे कि कोई लोन होता है, कोई उधार होता है कि उसको कर्ता को अपनी ज़मीनें भी बेच कर कि आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा, और बाकी के पास जितना पैसा होगा उतना ही चुकाएंगे, बाकी नहीं चुकाएंगे, बाकी कुछ ज़मीन वगैरह नहीं बेचनी पड़ेगी। लेकिन जो कर्ता होगा उसको जहाँ मर्जी से पैसे ला के लोगों को चुकाने पड़ेंगे। ये ऐसा क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन वही लेगा, सारा बिजनेस वही मैनेज कर रहा है, तो उसकी ये लाइबिलिटी बनेगी। सही था। आगे क्या है, कंट्रोल, वही सेम कंट्रोल कौन करेगा, बिजनेस को कर्ता करेगा। उसके बाद क्या, माइनर मेंबर में हमने सब पढ़ लिया कि जैसे ही आपका बर्थ होगा तो वो ऐसे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो आप माइनर हुए, जो 18 साल से नीचे होते हैं उनको माइनर कहते हैं, तो आपको माइनर मेंबर भी इस बिज़नेस का पार्टनर होता है। आगे क्या है, नंबर ऑफ द पार्टनर हमने जैसे पढ़ा था, 2 कंडीशन के तहत पढ़ा था कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए। तो 2 मेल मेंबर होने चाहिए इसके लिए, और जो एक्सपेक्ट की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। आगे क्या, राइट ऑफ द मेंबर, कि मेंबर के क्या क्या राइट है बिजनेस में बाकी मेंबरों के सेम राइट है कि जो करता कर सिर्फ मैनेज कंट्रोल करता है, बाकी मेंबर जाके बिजनेस में बैठ सकता है, अपनी राय दे सकते हैं, हमें डिसीजन दे सकते हैं, बुक चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स की क्या सेल हो रही, क्या परचेज, सारा कुछ कर सकते हैं। तो राइट्स ऑफ मेंबर इक्वल होते हैं। आगे कॉन्टीन्यूटी, जैसे ही आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी लंबी नहीं होती। जैसे कि जो बिजनेस चला रहा, बीमार हो गया, उसकी डेथ होगी तो बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन इसमें बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे करता किसी कारण बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, जो दूसरा हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो दूसरा मेंबर जो हेड होगा, बड़ा होगा, वो करता ऑलरेडी अपने आप ही बन जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेस ही चलता रहता है, जैसे जैसे आगे जनरेशन चलती है बिजनेस चलता रहेगा। आगे इसके मेरिट्स क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, को पार्टनर्स आएगा यहाँ पे कि को पार्टनर्स तो जो आपकी लिमिट, इसके मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, जो को पार्टनर होंगे वो तो मजे लेंगे कि भाई सब जो जाएगा कर्ता का जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी हुई। आगे क्या, इंक्रीज लॉयल्टी, बिजनेस घर का जितना मर्जी हो कि लोग अपनी लॉयल्टी ही रखेंगे कि बिजनेस चलाने के लिए। अगर कोई बाहर के हम मेंबरों के साथ बिजनेस करते हैं तो नहीं, लॉयल्टी नहीं मिलती, बाकियों का दिमाग कैसा हमें नहीं पता होता, बट हमारे फैमिली होती है तो हमारी लॉयल्टी बनी होती है, तो इस बिजनेस में लॉयल्टी होती है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती, लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं होती, यहाँ पर सीक्रेसी बनी रहती है। आगे का आपका कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा कि बिजनेस का कंटिन्यूस चलता जाए, इसका एक एडवांटेज है कि चलता ही रहेगा, जैसे जनरेशन आगे आती जाएगी वैसे भी। इफेक्टिव कंट्रोल में आ गया आपका, ये करता है वो बिजनेस मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, अकेला आदमी है तो ही सारा डिसीजन ले रहा है, उसको किसी से बुराई नहीं लेनी पड़ रही, पूछना नहीं पड़ रहा, वो जो मानेगा वही चलेगा बिजनेस में। तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है, जब एक आदमी कंट्रोल करता है बिजनेस थोड़ा इफेक्टिव होता है। जब 5-10 होता है उसमें घुचा मुचा सा हो जाता है, फिर समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसे इसमें इफेक्टिव कंट्रोल होता है। आगे क्या है, डीमेरिट्स क्या है इसके, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि आगे इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होती चाहिए। आपको पता है कि पुश्तैनी ज़मीन है, एक ज़मीन है, उसी पे बिजनेस चालू हुआ, तो है तो एक ही फैमिली, उनके रिसोर्सेज तो उतने ही होंगे, जो सबके रिसोर्सेज एक सेम ही तो है, सेम ही चीज़ों पे डिपेंड है, वो सब सेम ही रिसोर्सेज मेन, तो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर बाहर किसी से हम बिजनेस चालू करेंगे, हमारे रिसोर्सेज लगेंगे, उसके रिसोर्सेज एक्स्ट्रा आएंगे, कोई और पार्टनर होगा। बट ये जो जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस में, ये फैमिली तो एक ही प्रॉपर्टी पर डिपेंड है ना, सारी एक ही चीज़ें उनकी सेम ही थिंग है, सब उसी पे डिपेंड है, तो इसकी आपके रिसोर्सेज हो गए लिमिटेड। आगे का इसका डीमेरिट्स क्या, डोमिनेंस ऑफ करता की चलेंगी, जो मेन है मेंबर हैं बड़े हैं वही चलाएंगे, अपनी घर पे भी वही चलाएंगे, बिजनेस में भी वही चलाएंगे, तो वही है। आगे आपका आ गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता, ये करता के लिए डीमेरिट हो गया। यहाँ पर तो को पार्टनर ने एंजॉय किया, बट यहाँ पर करता के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ जो है वो उसके लिए डिसएडवांटेज है। आगे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, करता चला रहा है बिजनेस, जितना उसका दिमाग हो उतना ही मैनेज कर सकता है।
जरूरी नहीं कि करता हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसमें दिमाग लगा ले, बाकी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होगा उसका दिमाग नहीं चलेगा, तो लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होंगे। तो ये आपके हो गए फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। यहाँ पर आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस खत्म होता है। तो आगे हम करेंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, कौन सा बिजनेस होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। कभी आपने भी अपने दोस्तों से भी बात की होगी या सुना होगा कि हम मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। एक आदमी अकेला पार्टनरशिप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि पार्टनर तो तभी होंगे जब दो या दो से लोग ज़्यादा होंगे। तो ये होगा पार्टनरशिप। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप वो होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों में रिलेशन हो जो कि तैयार हो कि बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि वो बिजनेस कि जो उन्होंने सबने मिलकर चलाया हो, या जो कि सब, और क्या ये इम्पोर्टेंट है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से कोई एक पर्सन जो सबकी जगह काम कर रहा हो। तो पार्टनरशिप क्या कहता है आपका कि पार्टनर इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि एक रिलेशन है दो और ज़्यादा लोगों में, दो या दो से ज़्यादा लोगों में, जो कि हुआ है एग्रीड, जो कि तैयार हुए हैं शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। कैरिड ऑन बाय देम ऑल, कि जो कि बिजनेस को चला रहे हैं सबके द्वारा जो चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो उनमें से एक आदमी जो सबके लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो उसमें जो आप तैयार हो गए हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि हम शेयर बांटेंगे ना मिलके, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जगह आता। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि 3-4 लोग हैं, उनमें से 2-3 लोग नहीं आए पार्टनरशिप में। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग या 3 लोग नहीं आए, तो चौथा जो पार्टनर होगा वो सबकी जगह काम कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस तो सब मिलके चल रहा है ना। तो उसमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक आदमी जो उनकी जगह काम कर रहा है। आगे इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। ये आपका पार्टनरशिप का मीनिंग समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये याद करके 1932 ये याद कर लेना, और पेपर में एग्जाम में लिख के जरूर आना, इसके नंबर आपको मिलेंगे। आगे क्या है, फीचर्स क्या है और मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है। फीचर्स क्या है पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन बहुत ईजी है पार्टनरशिप का, सिंपल सी पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं जिसको। उसमें से आपने साइन करने होते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, ओरली भी कर सकते हैं या रिटर्न भी कर सकते हैं। मेनली वैसे रिटर्न ही करनी चाहिए, ताकि कल को लड़ाई झगड़ा ना हो। कि पार्टनरशिप डीड पे जब आप तैयार हो गए, सारे फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, पार्टनरशिप डीड जिसको कहते हैं, तो आप बिजनेस ये चालू कर सकते हैं। आगे क्या है, लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी क्या है कि कितना पार्टनर कौन सा लाइबल है। तो लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है, कि सारे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो सारे की प्रॉपर्टी ही जाएगी जब लॉस हो जाएगा। कोई एक आदमी नहीं पे करेगा, सबको अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद सब कुछ बेच कर लोन चुकाना पड़ेगा। तो आपकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। रिस्क बेयरिंग ये सारे मिलकर चला रहे हैं तो इक्वली रिस्क बेयर होगा, इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा। हाँ, कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है या तहत ओरली या कंसेंट किया या रिटर्न कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है कि हम इतना शेयर बांटेंगे। फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट करता था, उसमें 70,000 एक आदमी डालता है, 30,000 एक आदमी डालता है, उसमें से लिखा है कि हम शेयर भी इसी रेशियो में बांटेंगे, 70% और 30%, तो वैसे बटेगा। तो रिस्क ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि अगर रिस्क बेयरिंग सबकी इक्वल होगी। अगर उसमें लिखा गया तो कुछ लिखा गया पार्टनरशिप डीड में, तो उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। डिसीजन सारे लेंगे बिजनेस में, सबका बिजनेस सारे डिसीजन लेंगे। या इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि डीड में लिख दिया गया हो कि ये टॉपिक पे डिसीजन ये आदमी लेगा, ये टॉपिक पे ये लेगा, बट जो मेन मुद्दा होगा पार्टनरशिप का, जो मेन फर्म का क्या कहते हैं आपका डिसीजन होगा, वो सब मिलके ही लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो पूरी पार्टनरशिप फर्म का। और कंटिन्यूटी ये बिजनेस चलता रहता है, कंटिन्यूटी होती रहती है, छोड़ के जाएगा
पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी, फिर नई स्टार्ट हो जाती है, एक आदमी आएगा एंटर, नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, एक किसी ने छोड़ के जाना तो बिजनेस छोड़ सकता है, वहाँ पर पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी, दूसरा नई तैयार हो जाएगी जितने लोग होंगे, या फिर कोई और आता है तो उस अकॉर्डिंग तैयार हो जाती है, तो बिजनेस चलता रहता है। आगे क्या, नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। आगे क्या, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अब क्या है कि नाम से पता लगा है म्यूचुअल मतलब मेल जोल के, कि सारे पार्टनर मिलजुल के एक एजेंसी चला रहे हैं, क्या कहते हैं, जिसमें एक का डिसीजन दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरे पे भी लागू करेगा, सबको मिलजुल के एक बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो ये था हमारे फीचर्स। आगे क्या हो गया, मेरिट्स। इजी टू फॉर्म है, सिंपल, एक पार्टनरशिप डीड है, उसको भरना है, उस अपने का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 2 पार्टनर होने चाहिए मिनिमम। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप बिजनेस में बैलेंस होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कितने सारे पार्टनर होते हैं मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, सबका दिमाग लगता है, तो एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जल्दबाजी में कोई एक आदमी पे बिजनेस चला रहा है और एक आदमी जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, गलत हो सकता है, बट इसमें बैलेंस होता है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब 2 की जगह 50 पार्टनर भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 50 आदमी पैसा डालेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आगे आपका हो गया रिस्क शेयरिंग, रिस्क सब में शेयर हो रहा है, ठीक है, कि जो भी लॉस होगा सब शेयर करेंगे, तो एक पे बर्डन नहीं आएगा, तो ये इसका एडवांटेज है। और सीक्रेसी कैसे है, आगे आप पढ़ेंगे, कंपनी को अपनी अकाउंट्स बुक या अपनी बुक प्रिंट करनी पड़ती है, लोगों के सामने ले जानी पड़ती है, बट इसमें ऐसा कोई नहीं है, आपको अपनी अकाउंट्स बुक्स नहीं लोगों के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती, तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। कंपनी में आपको गवर्नमेंट की तरफ से रूल बना हुआ है कि आपको अपनी अकाउंट शो करने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट वगैरह शो करने पड़ेंगे, बट इसमें पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। आगे क्या है, डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका एक फीचर्स में आप पढ़ा था, इसमें इसी का डिसएडवांटेज है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सबको पैसे चुकाने पड़ेंगे जहाँ मर्जी से लाया जाए। आप देख रहे हो कि आपने जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हिंदू डिवाइडेड फैमिली पढ़ा और ये पढ़ रहे हो कि इसमें सबके ऑलमोस्ट सेम है, उसी में फीचर्स में से ही निकल जाते हैं आपके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हो, कईयों के तो सेम आ रहे हैं। उसके बाद है डीमेरिट्स का लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो गया, इसमें था ना, आपने पढ़ा था कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें लिमिटेड है, 50 आदमी है, काफ़ी भी लाख 2 लाख रुपये ला रहे हैं, तो काफ़ी लोग करोड़ों पे बन जाएंगे। बट फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करा, आपको तो बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट गवर्नमेंट की तरफ से तो 50 लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 50 मेंबर ही पार्टनर सकते हो, तो उसके लिए फिर आपको लिमिट लग जाती है कि आप इतना पैसा नहीं जो लोग पार्टनर हो उसको उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि पैसा लाया जाए बिजनेस में, तो वहाँ पर इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करोड़ों मिलियंस में चाहिए, तो आपको बाहर से इन्वेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि नहीं पॉसिबल होता इसमें, तो इसकी लिमिटेड सोर्सेज हो गए। कन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स आपस में कई बार मेल जोल नहीं हो पाता, कई के डिसीजन कहीं पे नहीं लागू कर पाते, मतलब कि कईयों की नहीं बनती, उससे सहमत नहीं हो पाता, तो कन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे है इसमें कि एक भी आदमी बिजनेस छोड़ना चाहेगा, वहाँ पर पार्टनर डीड खत्म करनी पड़ती, या 2 आदमी बिजनेस चला रहे हैं उसमें से एक छोड़ना चाहता है तो पार्टनरशिप वहीं पर बंद हो जाएगी। तो इसमें लोग कहते हैं कि लोग ये भी कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस बंद करो, मुझे आज ही हिसाब किताब दो, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, आपकी बुक अकाउंट की बुक्स नहीं प्रिंट हो रही पब्लिक के सामने, तब लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते, तो इसलिए आपको लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। आगे रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इस म्यूचुअल एजेंसी आपने पढ़ा है, उसमें फीचर्स में कि सभी मिलजुल के डिसीजन लेंगे, एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे पे डिपेंड होगा, तो ऐसे ही इसमें है कि एक आदमी कोई भी डिसीजन ले रहा है उसको दूसरे पे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर धोखाधड़ी बिजनेस में करता है या कोई ऐसा काम करता है जो कि पार्टनरशिप के लिए नुकसानदायक है, तो सब पे इफेक्ट करेगा, तो रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये था हमारा पार्टनरशिप, तो बाकी टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।